Hello students, welcome back on Amrit Travel Biology. Dear students, today we will be talking about another topic in the human health and disease portion, that is drug abuse. Drug dependence, okay, alcohol abuse, etc. All these things will be coming under the same topic. Okay, so firstly, we will talk about the different kinds of drugs in this chapter or topic, sorry, and then next we will be discussing about the alcohol abuse, and then we'll be discussing that what could be the solutions for these and why people are actually getting indulged in all these activities and how to stay away from all these activities like that. So let's start with the topic now. So बच्चों, अब हम सभी लोगों ने ड्रग्स का नाम तो सुना हुआ होता है. एक्चुअली में ड्रग इटसेल्फ इट इज नॉट करेक्टली यूज टर्मिनोलॉजी नाउअडेज. ड्रग्स का मतलब होता है मेडिसिन, और मेडिसिन अगर किसी व्यक्ति ने लेना चालू की है फॉर नॉन मेडिकल रीजन, ठीक है, सिर्फ खुद को खुश फील करवाने के लिए, टेम्पररीली अपना एनर्जी एफिशिएंसी इनहांस करने के लिए, डिप्रेशन कम करने के लिए, या ऐसे ही बिना किसी कारण से, तो अब इसको हम ड्रग अब्यूज बोलना स्टार्ट कर चुके हैं. ठीक है, जब कोई केमिकल कंपाउंड को जिसका मेडिसिनल एक्टिविटी होता है उसको बिना कारण के आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रग अब्यूज करना. डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्रग्स हो सकते हैं बच्चों, और ड्रग अब्यूज इज अ वेरी डेंजरस थिंग because once a person actually gets indulged into such kind of activity, जब वो उसमें घुस जाता है तो बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है. एग्जाम्पल, हम सभी ने संजू मूवी देखी है. संजू मूवी के अंदर कितना डेंजरस दिखाया था कि वो पर्सन को कोई होश नहीं है कि you know what is going in the personal life. The person becomes unaware about that. The person becomes very different, in a different state of mind. व्यक्ति का बैलेंस, मानसिक थॉट प्रोसेस, ठीक है, क्या बोलना है, क्या बिहेव करना है, क्या चल रहा है, सब कुछ अफेक्ट हो जाता है. तो ड्रग्स बड़े डेंजरस चीज होते हैं. ठीक है, इसमें हम बहुत सारे टाइप के ड्रग्स के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. फर्स्टली आई विल बी टेकिंग वन अकाउंट कि मैं ये बताना चाहूंगी कि ड्रग्स के कैटेगरी में सबसे पहले आता कौन है. तो आजकल सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास लोग हैं वो है यंग जनरेशन. और यंगस्टर सबसे पहले ये ड्रग्स के झांसे में आ जाते हैं बहुत इजीली, बिकॉज यंगस्टर्स के आर वी कैन से दे आर द इजीएस्ट टारगेट, बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू द सम हार्मोनल चेंजेस, दे आर ऑलरेडी अफेक्टेड विद द माइंड्स. ठीक है, वो बचपन से बड़े होने की तरफ जा रहे हैं, जिसमें टीन एज एक ऐसी एज होती है जहां पर नॉर्मली लोगों को ऐसा लगने लगता है कि माई फैमिली इज नॉट बिहेविंग गुड विथ मी. ठीक है, एंड द एक्सटर्नल पीपल और द आउटसाइडर्स आर एक्चुअली बिहेविंग गुड विथ मी, एंड द माई फैमिली पीपल डोंट वांट मी हैप्पी एंड दे वांट मी हैप्पी, और such kind of things. If a person is not having enough friends, becoming very isolated also, ये व्यक्ति भी, ठीक है, इफ अ पर्सन इज इनटू सच काइंड ऑफ कंपनी जहां पर लोग ड्रग अब्यूज करते हैं, वो प्रकार के लोग भी. ठीक है, और द पीपल कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं जो दोस्ती यारी वाले, सुन ट्राई करते हैं चल, वो वाली कैटेगरी भी. ठीक है, तो ये जो ट्राई करने और करवाने वाले लोग हैं ये बहुत ज्यादा होते हैं यंग जनरेशन में. ठीक है, तो यंगस्टर्स बिकम वेरी प्रोन फॉर ड्रग अब्यूज एंड दे मे गेट इनटू ड्रग एडिक्शन, they may get into drug dependence as well. ये तीनों टर्मिनोलॉजीज हम समझेंगे क्या होती है. पहले हम देखते हैं कुछ एक ड्रग्स की कैटेगरीज और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं. तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के प्रोस्पेक्टिव से चार्ट फॉर्म में उतार दिया है जो भी हमारे एनसीईआरटी का कंटेंट था. ठीक है, तो ड्रग नेम सबसे पहले हम देखते हैं ओपियोइड्स कैटेगरी के ड्रग्स. बच्चों, ये जो ओपियोइड्स होते हैं ये पैपेवर सोमनीफेरम नाम के प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, जिसको हम ये देखेंगे सामने डायग्राम, ये वाला जो है. ठीक है, ये पैपेवर सोमनीफेरम प्लांट के कैप्सूल्स हैं, और इनसे मॉर्फिन बनता है, और इनसे ही कुछ और ड्रग्स भी बन सकते हैं जो कि मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ मॉर्फिन हो सकते हैं. ठीक है, तो ये जो ओपियम पॉपी प्लांट इन जनरल बोलते हैं अपन इसको, पैपेवर सोमनीफेरम को मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, पैपेवर सोमनीफेरम, which is also known as opium poppy.
अफीम, हिंदी में क्या बोलते हैं अपन इसे, अफीम की खेती, अफीम। तो पैपेवर सोमनीफेरम जो होता है बच्चों, इससे कुछ कंपाउंड्स निकलते हैं, जिससे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सामने। तो इस कैप्सूल जो आपको दिख रहा है ये रॉ कैप्सूल है, ठीक है, ये रॉ कैप्सूल्स हैं। और ये कैप्सूल्स के ऊपर अगर अपन इंसेशन लगा के छोड़ दे रात भर में, ठीक है, ऐसे करके ट्रांसवर्स इंसेशंस लगा के छोड़ दे, तो सुबह तक हम आके क्या देखते हैं कि इसके अंदर से जो मिल्क है वो ooze आउट हुआ था, वो मिल्क ड्राइड आउट हो चुका है और चिपका हुआ है अभी भी। ये ड्राइड पाउडर को कलेक्ट करके लोग मॉर्फिन बनाते हैं। मॉर्फिन इज एन अमॉर्फस पाउडर विच इज ऑब्टेन्ड with the milk of the opium poppy plant when dried, जब इसको ड्राई कर देते हैं तो, ठीक है। ये एक्चुअली में एक मेडिसिनल कंपाउंड है। अफीम और ओपियम इज अ मेडिसिनल कंपाउंड विच वाज टेकन टू रिलीव द पोस्ट सर्जिकल काइंड्स ऑफ पेन। किसी व्यक्ति का सर्जरी हुआ है और उसको अत्यंत असहनीय दर्द हो रहा है, उस केस में ओपियम पॉपी प्लांट डिराइव्ड मेडिसिन मॉर्फिन दिए जाते थे ताकि पोस्ट सर्जिकल पेन को थोड़ा सा कम फील किया जा सके और वो व्यक्ति जो पेन में है उसे थोड़ा कम दर्द हो, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट पोस्ट ट्रॉमा भी देते थे कई बार मेडिसिनल में, जैसे कि किसी के साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है कुछ, या किसी के फैमिली में कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, द पर्सन इज नॉट एबल टू कम आउट फ्रॉम दैट इवेंट इमोशनली, फिजिकली, और डिप्रेशन स्टेट में जा रहा है, तब भी मॉर्फिन दिया जाता था पोस्ट ट्रॉमेटिक कंडीशंस में भी, ठीक है। तो ये एक्चुअली में देते हैं, ये दो जगह पर हमारी बॉडी में जाकर एक्ट कर सकता है मेनली। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और एक है हमारा जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ओपियम पॉपी प्लांट से डिराइव्ड मॉर्फिन जो होता है बच्चों, ये दो जगह पर एक्शन कर रहा है, सीएनएस एंड गैस्ट्रिक सिस्टम्स। लेकिन अब इसको ड्रग अब्यूज के फॉर्म में लोग लेना चालू कर चुके हैं। ड्रग अब्यूज के फॉर्म में कैसे लेते हैं, या तो वो ओपियम पॉपी प्लांट की ड्राइड मॉर्फिन को माउथ से लेंगे ओरली बक्कल कैविटी के थ्रू, या फिर इसका सोल्यूशन लगा के इंजेक्शन के थ्रू लेंगे, इंट्रावेनस इंजेक्शन, ठीक है। तो ये दो फॉर्म्स में मेनली लिया जाता है ओपियम पॉपी। ओपियम पॉपी बार बार बोलने में आ रहा है, मॉर्फिन की बात कर रही हूँ मैं, उसका जो प्रोडक्ट है वो। और मॉर्फिन लोग क्यों लेते हैं एज अ ड्रग अब्यूज, बिकॉज मॉर्फिन जो है वो जब भी बॉडी में जाता है तो इट गिव्स अ फीलिंग ऑफ एवरीथिंग इज वेल विथ मी, ऑल इज वेल देता है फीलिंग, ठीक है। यूफोरिया, व्यक्ति को खुशी की फीलिंग आती है, जबकि उसकी जिंदगी में हो सकता है कि खुशी नहीं चल रही हो, तभी उसको अपने आप में लगेगा बढ़िया मजा आ रहा है, ठीक है, लाइफ में सब सेट है, लाइफ बढ़िया चल रही है, आई एम परफेक्ट, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने क्या लिया हुआ है, एक मेडिसिन फॉर्म लिया हुआ है जिसके कारण से वो ऐसा फील कर रहा है, ठीक है। तो व्यक्ति जो है इसको क्यों लेता है, पेन कम करने के लिए, अपना दर्द कम करने के लिए, विच कुड बी इमोशनल पेन, विच कुड बी फिजिकल ट्रॉमा, और इसके अलावा हैप्पी फील करने के लिए, यूफोरिया की फीलिंग के लिए, ठीक है। ऑल इज वेल फीलिंग आना, भले आपकी लाइफ में कुछ वेल नहीं चल रहा हो तो भी यूफोरिया कहलाता है, ठीक है। तो ये कारण से लोग मॉर्फिन को लेते हैं, ओरली या आईवी लेते हैं, यूफोरिया के कारण से लेते हैं ताकि उससे टेम्पररी अच्छा फील होगा, पेन रिलीविंग के कारण से लेते हैं। जाके ये कहाँ पर बाइंड करता है, तो हमारी बॉडी के अंदर ओपियम के प्रोडक्ट्स में मॉर्फिन को बाइंड करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं ओपिएट रिसेप्टर्स, ठीक है। ये ओपिएट रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड करता है, ओके। सो दिस इज वन पॉइंट अबाउट द ओपियोइड्स और मॉर्फिन। सेकेंड जो ड्रग अब्यूज है बच्चों, उसका नाम है हेरोइन या स्मैक, ठीक है। ये बॉलीवुड मूवी की हीरोइन नहीं है, ये सिर्फ हेरोइन है, हेरोइन को स्मैक भी बोलते हैं, ठीक है। और ये ओपियम पॉपी प्लांट के द्वारा डिराइव मॉर्फिन का मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉर्फिन से भी ज्यादा एक्टिव, ठीक है, मॉर्फिन से भी ज्यादा एक्टिव फॉर्म है। देखो अब हम अगर इनका केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो हम देखेंगे इसका केमिकल स्ट्रक्चर रिंग बेस्ड स्ट्रक्चर है, मॉर्फिन का थोड़ा और मॉडिफाइड फॉर्म होता है हेरोइन, ठीक है, जहां पर हेरोइन को ऑब्टेन करने के लिए हम एसिटाइलेशन कर देते हैं किसका, मॉर्फिन का। as you all can see that it is acetylated, in fact not one acetyl group but it carries two acetyl group, see all, यहाँ पर OH के रिप्लेसमेंट में एक एसिटाइल ग्रुप यहाँ अटैच हो गया है और OH के रिप्लेसमेंट में एक एसिटाइल ग्रुप यहाँ अटैच हो गया है, तो इसके कारण से हम बोलते हैं दैट इट इज ऑल्सो नोन एज डाइएसिटाइल मॉर्फिन। क्या बोलते हैं, डाइएसिटाइल मॉर्फिन। Diacetyl morphine is, we can say, more potent
हेलुसिनोजेनिक मेडिकेशन व्हेन कंपेयर टू मॉर्फिन। ये व्यक्ति के अंदर किसी पर्सन ने इसे खा लिया तो उसकी बॉडी में हेलुसिनेशंस प्रोड्यूस करेगा, अफेक्टेड ऑल्टर्ड थॉट्स। ठीक है, इसको एग्जाम्पल दे सकती हूं मैं, संजू मूवी के एग्जाम्पल्स ले सकते हो तुम लोग। वो इमेजिन कर रहा होता है खिड़की, उसको बाहर गार्डन वगैरह दिख रहा होता है ना, एक तो वो इमेजिनेशन ले सकते हैं। अगर हम नॉर्मल इमेजिनेशन लेना चाहें तो ऐसे इमेजिन करो कि कोई पर्सन जो है वो 13th-14th फ्लोर पे चढ़ गया है बिल्डिंग में, अपने कमरे से बाहर देख रहा है तो उसे बाहर परियां दिख रही हैं, उसे दिख रहा है कि एक फ्लोर है, पानी है, जबकि एक्चुअली में तो सिर्फ आकाश है। पर उसके थॉट प्रोसेस अफेक्ट हो चुके हैं, उसे बहुत वाइब्रेंस दिख रहा है, उसे बहुत अलग फीलिंग आ रही है। वो क्या दिख रहा है, वो सब थॉट्स दिख रहे हैं, ठीक है, बाहर दिख रहे हैं उसे, लेकिन वो सब, इस चीज को क्या बोले हम, उसका परसेप्शन और थॉट प्रोसेस ऑल्टर हो चुका है कंप्लीटली, राइट। और ऐसे केसेस में पर्सन के लिए एक स्टेटमेंट या फ्रेज का इस्तेमाल करते थे पहले, दैट द पर्सन हु इज एक्चुअली अंडर हेलुसिनेशंस कैन सी साउंड, कैन हियर कलर्स। कोई व्यक्ति रंगों को सुन रहा है और साउंड को देख रहा है, इस प्रकार का अजीबोगरीब माइंडसेट हो जाता है उस पर्सन का अगर वो डीप हेलुसिनेशन में है। ठीक है, तो ये हेरोइन स्मैक तो बहुत डेंजरस कंपाउंड है क्योंकि ये हेलुसिनोजेनिक है, बहुत पोटेंट है और पर्सन को बहुत ज्यादा सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्रेस कर देता है और पर्सन जो है वो डीप स्लीप में सो जाता है। कभी हेरोइन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गया तो पर्सन डीप स्लीप से कोमा में भी जा सकता है और या तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, बिकॉज इट विल स्लो डाउन दी बॉडी फंक्शंस, इट विल डिप्रेस दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंस इट इज hallucinogenic. Okay, so taken in lesser quantity, taken in more quantity, the functions will be variable. कम मात्रा में लिया तो सिर्फ ऑल्टर्ड थॉट्स, परसेप्शंस है, जिंदा है। ज्यादा मात्रा में ले लिया तो पर्सन डीप स्लीप पर चले जाएगा, उसका सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा क्या चल रहा है आसपास। ठीक है, तो ये एक चीज है। तो इट इज केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन व्हिच इज वाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड obtained by acetylation of morphine itself which was obtained from the latex of poppy plant Papaver somniferum। देखो ये जो पहले वाला था, इसके लेटेक्स को निकाल के इसको एसिटाइलेशन करा तब जाके हमारे पास में ये ऑब्टेन हो रहा है। ओके, ठीक है हुआ। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारे दो ड्रग्स हुए। अब हम थर्ड ड्रग के ऊपर आते हैं। नाउ द थर्ड ड्रग इज बिलोंगिंग टू अ कैटेगरी कॉल्ड एज कैनाबिनॉइड्स ऑल टुगेदर। इकट्ठे मिला के एक ड्रग की कैटेगरी को हम बोलते हैं कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, कैनबिस सटाइवा नाम की प्लांट से ये ऑब्टेन किए जाते हैं प्रोडक्ट्स, कैनबिस सटाइवा। ठीक है, कैनबिस सटाइवा जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा प्लांट है जिसके अलग अलग पोर्शन से अलग अलग ड्रग्स ऑब्टेन होते हैं। कैनाबिनॉइड्स जो है वो हमारी बॉडी में जब जाते हैं तो जैसे कि ओपियम पॉपी के लिए हमारे पास में ओपियोइड्स को बाइंड करने के लिए ओपिएट रिसेप्टर थे, वैसे कैनाबिनॉइड्स को बाइंड करने के लिए हमारी बॉडी में कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स के ऊपर जाके ये बाइंड करते हैं और मेनली वो रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं मेनली। ठीक है, नॉट ओनली इन ब्रेन बट ऑल्सो इन द हार्ट बट मेनली इन द ब्रेन। ओके, सो ये कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं, तो देखो इस कैनबिस सटाइवा प्लांट की इनफ्लोरेसेंस अगर हमने ली फ्लावर बर्ड्स और फ्लावर्स तो उससे कैनाबिनॉइड्स मिलते हैं। अगर हमने फ्लावर के टॉप्स ले लिए, फूल ले लिया, पूरा टॉप ले लिया उसका, तो मैरिजुआना बनता है इसका। लीव एंड रेजिन्स ले लिया अगर हमने तो मैरिजुआना, हशिश, चरस एंड गांजा ये सब बन सकता है। ठीक है, इसको मारिजुआना मत बोलना प्लीज, प्रोनाउंसिएशन वाइज जे साइलेंट होता है, इट इज मैरिजुआना। ओके,
लोग इसका सेवन कैसे करते हैं? एज वी ऑल नो दैट पीपल जनरली टेक इट वाया इनहेलेशन और ओरल इंजेक्शन। लोग इसे इनहेल कर सकते हैं या ओरल तरीके से खा भी सकते हैं, ठीक है। इसके पहले जो हमने हेरोइन देखा था बच्चों, उसको लोग स्नॉट करते हैं या इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। मैं दो टर्म्स बताती हूँ आपको, एक होता है स्नॉटिंग, एक होता है स्निफिंग, ठीक है। अगर कोई पाउडर सब्सटेंस है और किसी ने उसको स्मेल किया और वो उसकी बॉडी में चला गया इनहेलेशन से, तो उसको बोलते हैं स्निफिंग। ये नोज से होता है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति ने जो पाउडर रखा उसको मुंह से ले लिया, खींच लिया, ऐसे करके अंदर ले लिया, तो वो उसको बोलते हैं स्नॉटिंग। तो ये जो स्नॉटिंग एंड स्निफिंग है, इसमें बेसिक सा डिफरेंस होता है, पर दोनों ही फाइनली हमारे फायरिंग से होते हुए हमारे ब्लड में ही जाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनहेलेशन से जाएगा या ओरल इंजेक्शन से जाएगा और हमारी बॉडी के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर अफेक्ट डालने वाला है, ठीक है। कैनाबिनॉइड जो होते हैं वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर अफेक्ट डालते हैं, ना ही सिर्फ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे पर ब्रेन पे भी डालते हैं। ये आपके ब्रेन में जाने के बाद में क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? दे कैन कॉज अगेन ऑल्टर्ड थॉट्स, परसेप्शंस, हेलुसिनेशंस इन योर ब्रेन व्हेन दे रीच द ब्रेन, ठीक है। पर जनरली लोग मैरिजुआना का सेवन अपने एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए करते हैं। वो सोचते हैं कि हम ज्यादा बढ़िया एथलीट बन जाएंगे, लाइक दैट। तो ये भी इसका इस्तेमाल होता है। तो मेनली तो ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, ठीक है। और थोड़ा सा पोर्शन अगर ज्यादा ले लिया किसी ने तो इट कैन बी हेलुसिनोजेनिक ऑल्सो, ठीक है। पर जनरली हार्ट रेट इंक्रीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी हमारे हेलुसिनोजेनिक कैटेगरी में रख नहीं रही है इसको। और जब तुम्हारे पास नीट के अंदर क्वेश्चंस आएंगे तो पूछेंगे व्हिच मेडिसिन्स हैव मेन इफेक्ट ऑन द हार्ट, ठीक है, देन यू हैव टू आंसर द कैनाबिनॉइड्स ओनली, ओके। नेक्स्ट हमारे पास में आता है कोका अल्कलॉइड या कोकेन, जिसको कोक या क्रैक बोलते हैं, ठीक है। ये एक प्लांट जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है उससे ऑब्टेन करते हैं, उसको बोलते हैं एरिथ्रोजाइलम कोका। ये एक ट्री होता है एक्चुअली में, और इस ट्री के ऊपर ही बेरीज लगे हुए होते हैं, जैसे दिख रहे हैं आपको रेड रेड कलर के। ये एरिथ्रोजाइलम कोका इससे ऑब्टेन करते हैं बच्चों, इन बेरीज से, ठीक है। कोका क्या करता है हमारी बॉडी में जाके? तो देखो मैं इसको बताती हूँ आपको पूरा एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। तो देखो बच्चों, अब मैंने कहा कि हमारे पास में जो काफी सारे न्यूरॉन्स होते हैं उनमें से काफी सारे न्यूरॉन्स डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स कहलाते हैं, मतलब कि उनके सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर डोपामीन भरा हुआ होता है, ठीक है। तो मान लो कि डोपामीन भरा हुआ है। अच्छा, डोपामीन न्यूरॉन, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन अगर एक्टिवेट होता है तो इसका जो इम्पल्स आने वाला है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसके आने के कारण से डोपामीन जो है वो निकल कर क्या करेगा, हमारे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएगा और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जाके अटैच होगा रिसेप्टर्स के ऊपर, राइट। ये एक नेचुरल फीलिंग देगा किस चीज की, कि नर्वस सिस्टम जो है वो क्या हो गया है, स्टिमुलेट हो गया है। नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो गया है, मे बी क्या स्टिमुलेट हो गया है एक्चुअली में, डोपामीन नर्जिक न्यूरॉन स्टिमुलेट हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, जब इसकी एक्टिविटी खत्म होती होगी तब तुम्हें क्या लगता है ये डोपामीन का क्या हो जाता होगा? डोपामीन विल बी रिटर्न्ड बैक नाउ अगेन इनटू द सिनेप्टिक वेसिकल विद द हेल्प ऑफ अ ट्रांसपोर्टर पंप, जिसको बोलते हैं डीएटी, डोपामीन ट्रांसपोर्टर। डीएटी पंप है ये, ठीक है। तो डीएटी पंप जो होता है, ये पंप क्या करता है, डोपामीन को लेता है, डोपामीन को ट्रांसफर करता है कहाँ से कहाँ तक, तो हम बोलेंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट से उठाता है और भेज देता है दोबारा से अंदर, ताकि क्या हो, ताकि वो डोपामीन फिर से हमारे सिनेप्टिक वेसिकल्स में जाकर बैठ जाए। अगली बार जब फिर से न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा तो फिर से रिलीज होगा। डोपामीन ट्रांसपोर्टर नाम का जो ये पंप है, ये इस एक्टिविटी को अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब मैंने कहा जो लोग कोकेन का सेवन करते हैं या क्रैक का सेवन करते हैं, कोका का सेवन करते हैं, तो वो लोग जो रहते हैं बच्चों, उनके बॉडी में जब ये मेडिसिन आता है तो ये डोपामीन ट्रांसपोर्टर्स को इनहिबिट कर देता है,
ये क्या करता है, ये इस डोपामीन ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करने वाला है। अगर डोपामीन ट्रांसपोर्टर इनहिबिट हो गया तो क्या ये डोपामीन जो बाहर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट है ये अंदर जाएगा? नहीं। अगर ये डोपामीन सिनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट है तो क्या यहाँ पर प्रेजेंट रिसेप्टर्स पे कंटिन्यूसली बाइंड ही करता रहेगा? यस। और इसके यहाँ कंटिन्यू प्रेजेंट होने के कारण से रिसेप्टर्स का भी ओवर एक्सप्रेशन होगा ताकि वो इस डोपामीन के साथ में बाइंड कर सके। जब पर्सन ने कोकेन लिया तब उसके रिसेप्टर्स फुलफिल हो गए और उस पर डोपामिन कंटिन्यूसली बाउंड है। जब मेडिसिन का इफेक्ट खत्म होगा तब डोपामिन ट्रांसपोर्टर जो इनहिबिटेड था वो वापस से नॉर्मल हो जाएगा, फिर से एक्शन करेगा, डोपामिन फिर अंदर चले जाएगा। पर्सन को फिर से लगेगा कि उसको अच्छा नहीं फील हो रहा है, उसको यूफोरिया नहीं फील हो रहा है, वो फिर से कोकेन लेगा क्योंकि अब तो वो ड्रग अभी उसकी कैटेगरी में आ गया है ना, अब तो वो ड्रग के ऊपर एडिक्ट हो चुका है। उसे फिर से फील होगा कि मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वापस दोबारा से कोकेन एडमिनिस्टर कर लेता हूँ। अगर उसने ऐसा किया तो उसका डोपामीन ट्रांसपोर्टर फिर से इनहिबिट होगा। लेकिन क्या हम ये देख रहे हैं कि इन डोपामीन के मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए रिसेप्टर्स का ओवर एक्सप्रेशन हुआ था। अब उतने ही मात्रा में अगर व्यक्ति ने वापस से कोकेन या क्रैक लिया तो उसका काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसे थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेशन में लेना पड़ेगा कंपैरेटिवली पहले वाले से, ताकि उसे वो फिर से यूफोरिया की फीलिंग आ सके, अदरवाइज उसको नॉर्मल फील होगा। ऐसे करते 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 लोग ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ाने चालू कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज वो सेम अमाउंट ऑफ ड्रग के अंदर अब उनको सेम फीलिंग नहीं आती और ग्रेजुअली दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग द अमाउंट सो दैट दे विल बिकम कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट ड्रग फॉर द हैप्पीनेस। दिस इज द थिंग विच इज हैपनिंग, ठीक है। तो कोका अल्कलॉइड जो रहते हैं वो भी स्नॉर्ट करके लेते हैं लोग। समझ में आता है आप लोग को स्नॉर्टिंग क्या होता है? इट हैज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी, ठीक है। एक्सेसिव यूजेज ऑफ कोकेन कॉज हैलुसिनेशंस। अगर मैंने कहा कि थोड़ी देर तक तो डिप्रेशन चलो ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर तक तो आपने अच्छा फील कर लिया, यूफोरिया, वो तो ठीक है, ज्यादा ही मात्रा में ले लिया तो क्या होगा? तो हम जानते हैं कि डोपामीन एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। अगर डोपामीन को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ले लिया तो डोपामीन सॉरी अगर कोकेन को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ले लिया तो डोपामीन जो है वो बढ़ते ही जाएगा और इसके कारण से क्या चालू हो जाएगा, पर्सन को हैलुसिनेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करना चालू कर देगा अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में ले लिया तो, ठीक है। अदरवाइज तो ये स्टिमुलेट कर रहा है कम कॉन्सेंट्रेशन में। तो ये एक ड्रग हुआ। तो ये कोकेन या कोका जो रहते हैं ये हमेशा क्या इनहिबिट करते हैं? दे इनहिबिट्स द डोपामीन ट्रांसपोर्टर्स। ओके, चलो तुम्हारे को ये समझ में आ गया है तो अब अगला देखते हैं। सारे मेडिसिन सारे ड्रग्स अपन को समझ में आने चाहिए। ओपीएम हमने देखा था कि वो यूफोरिया की फीलिंग देता है, सीएनएस डिप्रेशन पे एक्शन करता है, हेरोइन हेलुसिनोजेनिक होता है, कैनाबिनॉइड्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के रेट को इंक्रीज करते हैं, कोका अल्कलॉइड्स कम मात्रा में यूफोरिया प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा मात्रा में हेलुसिनोजेनिक हो सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास में फिफ्थ और सिक्स ड्रग आते हैं, एट्रोपा, बेलेडोना एंड दतुरा, ठीक है। अट्रोपा बेलेडोना से अट्रोपिन मिलता है बच्चों, और दतुरा, दतुरा इज वी कैन से वी ऑल नो दतुरा क्या होता है, ठीक है। दतुरा एक प्लांट है, इंडिया में भी पाया जाता है काफी ज्यादा, बड़े टॉक्सिक से प्लांट होता है। ये दोनों के ही कंपाउंड जो है, अट्रोपिन अट्रोपा से निकला हुआ और दतुरा इटसेल्फ, ये दोनों ही कंपाउंड्स हालुसिनोजेनिक होते हैं पर टॉक्सिक भी होते हैं। अगर किसने लिया तो वो उस पर्सन के लिए टॉक्सिक भी साबित हो सकते हैं, ठीक है। पर फिर भी लोग हालुसिनोजेनिक है इसलिए अब्यूज करते हैं ऐसे। देन आते कुछ मेडिसिनल कंपाउंड्स लाइक बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामिन्स, बेंजोडायजेपिन्स एटसेट्रा। ये क्या करते हैं इनको समझाती हूँ, देखो। मान लो कि कोई पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहा है, ठीक है। दैट कुड हैपन व्हेन द पर्सन इज एक्चुअली स्ट्रेस्ड आउट, कुड बी बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजन। एक तो ये होता है, दूसरा ये स्ट्रेस के कारण से उसको नींद नहीं आ रही है तो डॉक्टर उसको मेडिसिन दे सकते हैं कि उसकी स्लीप साइकिल थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाए, और वो स्लीप साइकिल नॉर्मलाइज हो जाएगी तो शायद उन मेडिसिन को कम करवा देंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली, ठीक है। पर कुछ लोगों को नींद नहीं आती है तो वो सेल्फ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन चालू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं से मालूम पड़ जाता है कि ये वाली मेडिसिन खाओगे तो नींद आएगी, वो जाके मार्केट से ले आते हैं और वो मेडिसिन खाना चालू कर देते हैं। हालांकि ये मेडिसिन मार्केट में नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन कहलाती है, प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलती,
लेकिन कई भी लोग जुगाड़ू होते हैं, कहीं से भी अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, फिर वो मेडिसिन खा के सोना चालू कर देते हैं। जब उन्होंने ये मेडिसिन खाना बंद करी तब उनको नींद नहीं आएगी, बिकॉज उनकी बॉडी इस मेडिसिन पे डिपेंड हो चुकी है। और सेम मात्रा में ड्रग अगर वो लेंगे बार बार तो उनको फिर डोज बढ़ाना पड़ेगा नींद लाने के लिए, अदरवाइज वो मेडिसिन का इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। उन्हें सेम कॉन्सेंट्रेशन पे अगली बार नींद नहीं आएगी, थोड़ा बढ़ा के लेंगे तब आएगी। ये कुछ कैटेगरीज ऑफ मेडिसिन होती हैं जिसमें कि बार्बिचुरेट्स, सोडियम बार्बिचुरेट, फिनोबार्बिटॉन और ये सब मेथोबार्बिटॉन ये सब आते हैं। एम्फेटामिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स जैसे कि डायजेपाम, अल्प्राजोलम, ये सब मेडिकेशंस आते हैं जो कि डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं, मेंटल सॉरी डिप्रेशन को ट्रीट कर सकते हैं, मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन। बच्चों ये ट्रीट कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट सही तरीके से लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देती हूँ उसको, कैन ट्रीट, कैन ट्रीट मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोमिया। कोई व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में है, उसको नींद नहीं आ रही है, तो ये मेडिकेशंस के स्मॉल क्वांटिटीज देके उसको स्लीप लेके आई जा सकती है। और जो लोग एजेड हो जाते हैं, जिनको नींद उड़ जाती है, बहुत बूढ़े हो गए, नींद ही नहीं आती है, उनको भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ये मेडिसिन और उनको देते भी हैं, ठीक है। पर अगर एक नॉर्मल व्यक्ति ये मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दे यंग एज के अंदर और अडोलेसेंट एज के अंदर, तो वो डिपेंडेंट हो जाता है इन मेडिसिन के ऊपर और ये भी फिर से ड्रग एडिक्शन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो द कैटेगरीज ऑफ मेडिसिन विच आर अब्यूज, दिस आर नॉट द नेचुरल प्रोडक्ट्स, ये सिंथेटिक मेडिकेशंस है सारे तीनों। इसके ऊपर जितने हमने पढ़े वो सब नेचुरल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। सो बाय दिस हमारे को मालूम पड़ा क्या क्या ड्रग्स अब्यूज होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन सिगरेट स्मोकिंग वाली बात पे। सिगरेट जो होती है ये काफी लोगों का एक मान सकते हैं कि हैबिट बन जाती है। जो लोग स्पेशली लॉन्ग टर्म वर्किंग प्रोफाइल्स में हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, ठीक है, वर्क प्रेशर के अंडर काम करते हैं, काफी सारे लोगों को ये हैबिट लग जाती है सिगरेट स्मोकिंग की, उसे रिलीव करने के लिए, बट दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग वेरी इंजूरियस टू हेल्थ। they are taking their vital most organ into danger which is your lungs, ठीक है। हमारे lungs फंक्शनल नहीं है तो हम फंक्शनल नहीं हो सकते। हम हमेशा सोचते हैं हमारा वाइटल ऑर्गन ब्रेन है, हमारा वाइटल ऑर्गन, हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन ब्रेन है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट है, ये सब इग्नोर कर देते हैं लंग्स को। लंग्स के बिना इनमें से कोई भी ऑर्गन फंक्शन नहीं करेगा, ये सब भूल जाते हैं। और सिगरेट जो है ये लंग्स को ही अफेक्ट करेगी और लंग्स की फंक्शनैलिटी को खराब करेगी, एम्फाइजेमा की जैसे डिजीजेस लेके आएगी। सिगरेट स्मोकिंग ऐसे लोग क्यों करते हैं? बिकॉज सिगरेट के अंदर होता है निकोटीन नाम का कंपाउंड, ठीक है। और निकोटीन जो होता है ये हमारी बॉडी में जाके निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करता है, ठीक है। निकोटिनिक रिसेप्टर्स हमारे हार्ट के अंदर भी होते हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर भी होते हैं, जो कि फाइनली निकोटिन का मेन फंक्शन होता है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, ठीक है। अगर कोई पर्सन का ब्लड प्रेशर कंपैरेटिवली बढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा एफिशिएंट फील करेगा, ब्लड प्रेशर डिजीज हाइपरटेंशन हो जाएगी बाद में, वो बात अलग है। अभी अच्छा फील कर रहा है क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ तो एफिशिएंट लग रहा है, पूरी बॉडी में खून का सप्लाई ज्यादा जा रहा है, तो मेरी बॉडी में ऑक्सीजन बढ़िया जा रही है, इसलिए मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। ये टेम्पररी थॉट प्रोसेस के कारण से लोग इस मेडिसिन इस ड्रग को अब्यूज करना स्टार्ट करते हैं, सिगरेट के फॉर्म में, ओरल पाउचेस के फॉर्म में निकोटिन लेते हैं, राइट। पर जो सिगरेट लोग लेते हैं, स्मोक करते हैं, वो जो स्मोक रहता है, वो स्मोक के अंदर ऐसे ऐसे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स बनते हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं, फिर भी लोग उसको लेते हैं। कार्सिनोजेंस लाइक एन नाइट्रोसो डायमिथिलीन प्रेजेंट होता है सिगरेट स्मोक में, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग में अगर कंबशन प्रॉपर नहीं हुआ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन भी हो सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपकी बॉडी में इनहेल हो गई है तो ये आपके हीमोग्लोबिन के साथ में O2 को नहीं जुड़ने देगी और खुद जाके जुड़ेगी, जहां पर आपका O2 फाइट करेगा जुड़ने के लिए, और कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी कॉज करेगा वो ब्लड में जाके, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग सिगरेट स्मोकिंग के बाद, लेकिन इनका बेनिफिट क्या सोचते हैं वो कि वो ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है तो एफिशिएंसी ऑफ हार्ट बढ़ा रही होगी, ठीक है, एक मिथ है, ठीक है। टेम्पररी
सो दिस इज द प्रॉब्लम। और देखो, इसी निकोटिन को जो लोग सिगरेट अफोर्ड नहीं करते हैं वो पाउच के फॉर्म में खाना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे नाम मैंने यहाँ लिए हुए हैं और आप लोगों ने इसको बहुत कॉमनली अपने आसपास में देखा होगा। ठीक है, ये ऑल दीज थिंग्स जिनके एडवर्टीजमेंट्स हमारे इंडिया के सब बड़े बड़े से बड़े एक्टर्स करते हैं, बड़े से बड़े एक्टर्स जिनका बहुत रेप्यूटेड नाम है वो भी करते हैं। और हर एक पैकेट या पाउच के पीछे लिख के आता है, बहुत फास्ट स्पीड में बोला भी जाता है एडवर्टीजमेंट में, पान मसाला खाना, हाँ क्या बोलते हैं, मैं तो फास्ट भी नहीं बोल सकती, पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बहुत ज्यादा स्लो बोला, पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो इतना ज्यादा जल्दी बोलता है कि हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं कि वो क्या, फोटो दिखानी चाहिए बोलने की जगह, क्योंकि बोलने में समझ में थोड़ा आता है, फोटो दिखाओगे मालूम पड़ेगा कि क्या तकलीफ हो रही है। तो ये देखो, इस प्रकार के ओरल कैंसर कॉज कर सकते हैं ये सब चीजें, अगर लॉन्ग टाइम तक कोई चबाता रहता है तो उसका ओरल कैंसर होने के चांसेस रहते हैं, बक्कल कैविटी का कैंसर। ठीक है, इस तरीके के डेंजरस माउथ कैंसर हो सकते हैं इन टबैको चूइंग से। देख नहीं पा रहे होंगे आप लोग, आई नो दिस, ये स्लाइड हटाना चाह रहे होंगे फटाफट से, बट दिस इज द रियलिटी। ठीक है, इसको देखने में ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है खराब, लेकिन इसको देखने में आ रही है, बट एक्चुअली दिस इज द रियलिटी। सो ये टबैको चूइंग से क्यों हुआ भाई, निकोटिन में इतना डेंजर है क्या? लोग तो निकोरेक्स और पता नहीं कौन कौन से पैचेस लगा के निकोटिन ले रहे हैं सिगरेट की जगह। निकोटिन डेंजरस नहीं है, निकोटिन इतना डेंजरस नहीं है, डेंजरस तो है ठीक है, लेकिन ज्यादा डेंजरस क्या है, ये 5 रुपए और पता नहीं कितने रुपीस का आता होगा, आई डोंट नो, पर शायद से कभी कभी पैसे में भी आता है, ये 50 पैसे वगैरह, 1 रुपीज। इस 1 रुपीज के अंदर प्लास्टिक भी दे रहे हैं आपको वो, और उसके अंदर का कंटेंट भी दे रहे हैं, इतना सस्ता क्या बेच रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअली में आपको जो दे रहे हैं वो कुछ रफ स्टफ है, जो कि पता नहीं ब्रिक पाउडर है या व्हाट्सोएवर है, जो आप चबाते रहेंगे कंटिन्यूअसली तो आपको लगेगा ओके ठीक है, थोड़ा बहुत निकोटिन होगा जो कि शायद से किसी काम का भी नहीं होगा, लोग बहुत सारे पाउचेस खाएंगे इस चक्कर में वेल फील करने के कारण से, लेकिन कंटिन्यूअस अब्रेजन हो रहा है बक्कल कैविटी का, ये भूल जाएंगे। जहां आप इसको कंटिन्यूअसली सर्कुलेट कर रहे हैं वो आपका माउथ है। ठीक है, आपका बक्कल कैविटी है जिसके अंदर बहुत सॉफ्ट लाइनिंग है टिश्यू की, एपिथेलियल टिश्यू की, और वो टिश्यू कंटिन्यूअसली इरोड हो रहा है इस एक्टिविटी से। कभी वो टिश्यू के अंदर अगर जीन्स जो है वो इरिटेट हो गए और उन्होंने एक्सप्रेस कर डाला कुछ कैंसरस प्रोटीन, ठीक है, तो फिर इस प्रकार के ओरल कैंसर्स होंगे। टीलोमरेज एक्टिविटी कम हो गई अगर, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स इनहिबिट हो गए अगर, तो फिर ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो these all things can be very dangerous for the individual and the individual should always try to prevent, अपने आप को दूरी बना ले इन चीजों से, इसको देखना ही नहीं है, ये किसी काम का नहीं है, ये ट्राई करने के लायक नहीं है। कोई भी इंसान कैंसर ट्राई नहीं करना चाहेगा, ठीक है, और चाहेगा तो फिर वो फॉल्ट में है। So these are the drugs which are generally abused. In the next class, I will be talking about the alcohol abuse and the chapter will get over by the next lecture. So students, उसके बाद का जो lecture रहेगा that I will be taking probably on the digital board, so that the content could get faster because मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं बच्चों के कि मैम जल्दी खत्म करवाओ, पर तुम लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम्हारा 30th मई को एग्जामिनेशन है, उसके पहले मैं सारी चैप्टर्स करवा दूंगी। I will try to sum up all the chapters, we can say by the first week of May itself. I will try my best. ठीक है, so bye everybody. In the next class we'll be meeting. Stay tuned. Don't forget to like, share and subscribe to the channel Amrita Rawal Biology.